नमस्कार। धीरेन्द्र पुंडी न्यूज पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और मेरे साथ विंडो में आप देख रहे हैं अवनीश पीएन शर्मा जी को। आपका बहुत बहुत स्वागत है अवनीश जी, और तमाम दर्शकों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं भी हैं। पूरा देश मना रहा है और चूंकि पूरा देश मकर संक्रांति मना रहा है इसलिए ममता बनर्जी भी मना रही है। वही ममता बनर्जी जो श्री राम का नाम सुनने के बाद कार से उतर के उन आदमियों को गिरफ्तार करवा देती हैं जो भगवान श्री राम के नारे लगा रहे थे। वही ममता जो ये कहती है कि यहाँ तो दुर्गा पूजा है, यहाँ कोई दूसरा वो नहीं है। आज वो कह रही गंगा सागर पूरे देश में हो गया है, पूरे देश का तीर्थ स्थल पूरी दुनिया का बन गया है। 60 लाख लोग आ रहे हैं जो बाहर से भी आ रहे हैं। ये जो ममता बनर्जी हैं, ये चुनाव की जीत तक कितने सारे रंगों से हार तक पहुंचने के लिए कितने रास्तों को गुजर गुजर के पहुंचेंगी, इसी पर आज अवनीश शर्मा जी से। शर्मा जी, क्या है, चल क्या रहा है ममता दी का? सर, एक तुकबंदी अभी आपके इंट्रो देते समय ही दिमाग में आई कि बदले बदले से सरकार नजर आते हैं, ममता बनर्जी को हिंदू त्योहार नजर आते हैं। क्या कीजिएगा सर, ये प्रारब्ध है। और ममता को बंगाल में सबसे पहली बार, ये इतिहास में पहली बार है कि मकर संक्रांति का गजटेड हॉलीडे ये ममता बनर्जी ने आज घोषित किया है। पूरा बंगाल ऑफिशियली छुट्टी मनाता हुआ मकर संक्रांति मना रहा है। सर, ये अचानक हिंदू प्रेम एसआईआर के बाद जगह है। ऐसा नहीं कि एसआईआर से पहले इनका बड़ा हिंदू प्रेम था, लेकिन अचानक क्यों हो रहा है ये बताता है। मुझे याद आ रहा है नोटबंदी का समय। नोटबंदी में जो विपक्षी इकोसिस्टम है, कांग्रेसी इकोसिस्टम, और खासतौर से हमारे लेफ्टिस्ट जो दुनिया के हर विषय पे अपना महती ज्ञान रखते हैं, हालांकि उनका स्त्री विमर्श नारी देह से शुरू होता है, नारी देह पे खत्म हो जाता है, लेकिन आप साइंस की बात करिए तो वो साइंस पर आपको ज्ञान देंगे, पर्यावरण पर ज्ञान देंगे, इतिहास भूगोल का तो खैर वो इतना ज्ञान देते हैं कि किसी ने अरबी फारसी उर्दू पढ़ी नहीं। और वो अदालत में भी कहते हैं, जलील होते हैं इनके सो कॉल्ड इतिहासकार बाबरी मस्जिद के केस में। तो खैर आप सोचें सर, ये यहां तक कि आयुष पर भी आपको ज्ञान दे देंगे। ये हर तरह की चीजों पर इल्हाम रखते हैं और हर तरह के दानिश्वर इनके यहाँ पाए जाते हैं। लेकिन मुझे हंसी आती है कि जब डिमोनेटाइजेशन इस देश में हुआ तो एक जुमला दर्शकों को याद करा दूं, ये बार बार एक तर्क देते थे, ये कैसा डिमोनेटाइजेशन, 99.9% जितना भी था इस देश में कैश वो तो सब बैंकों में आ गया। अबे मेरे भाई, अगर इकोनॉमिक्स का बेसिक पढ़ा हो तो डीमोनेटाइजेशन इकोनॉमिक्स का वो टूल है जिसका काम ही है कि डीमोनेटाइज होने के बाद जितना भी इकोनॉमी में कैश है, जो पैसा है, जो करेंसी है, वो बैंकों को थ्रू रूट हो जाए, यानी अकाउंटेड हो जाए। इसीलिए तो किया जाता है। जो फ्रॉड करेंसी थी, जो पाकिस्तान के छापे खाने में कांग्रेस की बदौलत छपती थी और छप के यहां आती थी, उसको कहां आना था भाई? वो पैसा कभी बैंक में जाएगा क्या? क्योंकि वहां तो पकड़ा जाएगा। तो जो इंडियन करेंसी थी वो सारी की सारी अकाउंटेड हो गई। और इसीलिए सर अब आर्थिक अपराधी सीबीआई से कम और ईडी से बाप बाप चिल्लाते हैं। कारण क्या कि पैसा एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो अपना मनी ट्रेल छोड़ के जाता है, और सारा पैसा जब डिमोनेटाइजेशन के बाद भारत के बैंकों में आ गया, अकाउंटेड हो गया, तो एक जगह से निकल के वो जब चला तो उसका सूत्र है, वो भले 100 हाथों से होता हुआ अभिषेक बनर्जी के सीपैक एपैक के हाथों में आए, लेकिन वो मनी ट्रेल पकड़ते पकड़ते, कोयला घोटाला पकड़ते पकड़ते आखिरकार आईपैक पर पहुंच ही गई ईडी, और उसको वहां पहुंचना ही था। अब ममता बनर्जी का जो ये पूरा हिंदू प्रेम आपको दिखाई दे रहा है, ये एसआईआर में शुरू में आप देखिए ममता बनर्जी ने कितने रंग बदले हैं। पहले उन्होंने कहा एसआईआर होने नहीं देंगे, हम गुंडाई करेंगे। फिर उनको लगा कि अरे एसआईआर तो संवैधानिक प्रक्रिया है, और अगर हमने सड़क पर अराजकता की तो करना क्या है, इलेक्शन कमीशन राष्ट्रपति के पास पहुंचेगा और संवैधानिक वो प्रक्रिया है, केंद्र सरकार को एक सीसी देगा कि भैया राष्ट्रपति जी हमारे यहाँ ये काम हम कर रहे हैं एसआईआर का, ये होने दे नहीं रहे, तो 356 निकल के आ जाता बाहर। एसआईआर हुआ तो उसका ये नतीजा है।
बहुत से लोग कह रहे हैं कि साहब केवल 58 लाख नाम कटे हैं और ममता बनर्जी काफी कुछ बचा ले गई। अगर काफी कुछ बचा ले गई तो 1,68,00,000 नाम वो कौन है जिनमें बाप और बेटे की उम्र में केवल 18 साल 13 साल का फर्क है, 35 साल में दादा और पोते का फर्क है, बीच में बेटा भी आ गया 35 साल का दादा है और बेटे की उम्र में केवल 35 साल का फर्क है, बीच में बाप भी है। अरे भाई, ये चमत्कार कहां से हुआ? एसआईआर से पूरी तरीके से जो शुद्धिकरण हुआ है ममता बनर्जी का, जो वो बहुमूल्य फर्जी मुसलमान अब्दुल वाला वोट था, वो तो सारा जाता रहा। तो अब अब्दुल चला गया तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम याद आ रहे हैं, संक्रांति याद आ रही है, माँ दुर्गा के नाम पर आंगन याद आ रहा है, महाकाल का दरबार याद आ रहा है। लेकिन सवाल क्या उठता ये है सर कि क्या ममता बनर्जी के इस फ्रॉड को हिंदू हाथ लगाएगा वेस्ट बंगाल का? उसके हाथ न लगाने की कुछ बड़ी अकाट्य वजह हैं। इनका कांटा इन्हीं के चुभ रहा है सर। इन्होंने जो बंगाली आइडेंटिटी, बंगाली अस्मिता को सारी पहचान के ऊपर हावी किया था और भारी रखा था कि देखो तुम हिंदू बाद में होगे, तुम सनातनी बाद में होगे, यहां तक कि तुम भारतीय बाद में होगे। ममता बनर्जी ने यहां तक कुत्सित प्रयास किया कि बंगालियत एक अलग कौम है और बंगाली आइडेंटिटी सबसे सुपर है। वही अब इनके गले की फांस बन गई है। कारण ये सर कि जब ये बंगाली सेंटिमेंट, बंगाली आइडेंटिटी की बात करते हैं तो आज वेस्ट बंगाल का हिंदू बांग्लादेश के 1,31,00,000 हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है इसको देख रहा है, खुली आंखों से देख रहा है, दिन में देख रहा है, दिन के उजाले में देख रहा है क्या हो रहा है, किस वजह से हो रहा है। ऐसा थोड़ी ना है कि ये कठमुल्ले जो आज यूनुस के आने के बाद जगह हैं, ये क्या 1947 में वहां नहीं थे, 71 के बाद वहां नहीं थे, वो ये सारे के सारे थे। लेकिन जब एक कोई हिंदू विरोधी सरकार आ जाती है या वहां के बांग्लादेश के संदर्भ में कहें तो बांग्लादेश के हिंदुओं के खिलाफ कट्टरपंथियों के समर्थन की और खुले समर्थन की सरकार जब आ जाती है तो स्थिति क्या होती है। ममता बनर्जी यूनुस से कहीं अलग नहीं है उस माइंडसेट में। न ममता बनर्जी है न ममता बनर्जी की राजनीति है। इसको बंगाल का हिंदू बड़े अच्छे से समझ रहा है और डिकोड कर रहा है। उसको ये पता है कि जिस तरीके से सीमांचल के इलाकों में बांग्लादेश की जो डेमोग्राफी चेंज की गई है उसको वो नंगी आंखों से देख रहा है। एसआईआर होने के दौरान जो भगदड़ मची, जो भागना शुरू हुए और स्टेशन और ट्रेनें फुल हुई, उसने आंखों से देखा कि इतनी डेमोग्राफी यहां पर अवैध तरीके से बदली गई थी, इतने सारे लोग वो रह रहे थे। बंगाल के जहां जहां जिन जिन जिलों में हिंदू माइनॉरिटी में है या उसकी संख्या लगभग बराबर आ चुकी है, वहां उसने हिंदुओं को प्रताड़ित होते हुए देखा है। और यहां पर वो बात आती है, मैं पिछले दिनों एक कार्यक्रम देख रहा था हेमंता विश्व शर्मा का और मैं चौंक पड़ा। उन्होंने एक लाइन कही कि साहब देखिए हमारे यहाँ असम में 40% बांग्लादेशी हैं। मैं चौंक पड़ा, मैंने कहा सिटिंग चीफ मिनिस्टर क्या कह रहे हैं कि उनके यहाँ 40% लोग बांग्लादेश के हैं। फिर उन्होंने अगली लाइन बोली और हेमंता ने कहा कि जब मैं ये कह रहा हूं कि 40% असम में बांग्लादेश के लोग हैं तो ये बांग्लादेश ओरिजिन की मैं बात कर रहा हूं, बांग्लादेशी ओरिजिन। फिर उन्होंने उदाहरण दिया कि जैसे हम लोग बाहर भारत वंशियों की बात करते हैं, इंडियन ओरिजिन के लोगों की बात करते हैं, तो वो भले टेक्निकली भारत के नागरिक आपने बना लिए, 47 में बना लिए, 71 के बाद बना लिए, और इनमें से सारे के सारे भारत के नागरिक नहीं है। इन 40% में बहुत बड़ी संख्या अवैध तरीके से घुसपैठियों की है। तो उन्होंने कहा ये जो बंगाली मूल के बांग्लादेशी ओरिजिन के लोग हैं जो आपके कागज में आपके नागरिक हैं, मैं शर्जील इमाम जैसे लोगों की माइंडसेट को वहीं शामिल रखता हूं। जब वो भारत का नागरिक होते हुए भी ये कहता है कि हम चिकन नेक को काटेंगे तो इंडिया और नॉर्थ ईस्ट अलग अलग हो जाएगा, तो उन्होंने कहा साहब ये बताइए, ये जो बांग्लादेशी ओरिजिन के लोग हैं जिनका वही माइंडसेट है और जिसकी आबादी में 99% मुसलमान ही हैं बांग्लादेशी ओरिजिन के हमारे यहाँ, तो जिस दिन अगर कोई इस तरह की बात आई जो शर्जील इमाम जैसा उत्पाती कह रहा था, तो ये किसके साथ खड़े होंगे? उन्होंने कहा बट नेचुरल, ये
चिकन नेक काट देने वालों के साथ खड़े होंगे। तो अगर असम में ये स्थिति है तो बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल इससे कोई बहुत अलग नहीं है। सिटिंग चीफ मिनिस्टर अगर 40% की बात कर रहे हैं अपने असम में, तो मेरा ये अंदाजा है कि 20, 22, 23 या 30% लगभग ये मामला आपके वेस्ट बंगाल में भी है। वो माइंडसेट जब निकल के भागा है और इसको अब पहचान लिया है वेस्ट बंगाल के हिंदुओं ने। ममता बनर्जी ये जो हिंदुओं के प्रति स्नेह दिखा रही हैं, अब जो नॉन बीजेपी वोट वेस्ट बंगाल में मौजूद है, जिसमें हिंदुओं का एक बड़ा मतदान जो है वो टीएमसी के पक्ष में होता है, उसके दरकने का खतरा ममता बनर्जी को असलियत बिल्कुल साफ नजर आ रही है। ऐसा नहीं है कि वो भाजपा को पड़ रहे वोट को आकर्षित करने के लिए ये हिंदू प्रेम दिखा रही है ना। दर्शकों, इस बात को समझिएगा, बड़ी महीन सी बात है। जो बीजेपी का वोट है, जो बीजेपी को वोट मिलता है वेस्ट बंगाल में, ममता बनर्जी उसके ऊपर हिंदू प्रेम दिखा के उसको नहीं ला रही हैं। ममता बनर्जी टीएमसी को मिलता हुआ जो हिंदू वोट अभी तक था वो दरक रहा है, और उसको दरकने से बचाने के लिए वो हिंदू वोट, क्योंकि जो बीजेपी को वोट देना शुरू कर दिया वो टीएमसी का वोटर नहीं है। बड़ी साफ सी बात है, चाहे वो लोकसभा में, चाहे पिछली विधानसभाओं में। और एक जगह मैं आपको ले चलता हूं सर, जब ममता बनर्जी सत्ता हथियाती हैं कम्युनिस्टों से, 2011 के चुनाव को आप देखिए। 2011 का जो इलेक्शन था उसमें मुसलमानों ने भी और जो कम्युनिस्ट जो कम्युनिस्ट को वोट करते थे हिंदू, उन सारों ने ममता बनर्जी को वोट किया था। तब तो भारतीय जनता पार्टी कहीं सीन में नहीं थी वेस्ट बंगाल की राजनीति में, उसका उभार भी नहीं हुआ था, उसका प्रवेश भी नहीं हुआ था। तो ममता बनर्जी के साथ दोहरा खतरा आया है। एक तो एसआईआर में उनका सारा फ्रॉड कंट्रोल में आ गया है। लोग बहुत ज्यादा निराश नहीं होना चाहिए। अलग अलग फिगर की अलग अलग विवेचना की जा रही है कि साहब 58 लाख ही तो कम हुए। अरे 1,68,00,000 में से भी कितने वापस आएंगे आप देखिएगा। ममता बनर्जी की ये छटपटाहट ऐसे नहीं है। उन्होंने अब सुप्रीम कोर्ट को चिट्ठी लिखी है, वो चिट्ठियों पर चिट्ठी लिख रही हैं। एक तरफ वो चिरकुटई और गुंडई कर रही हैं, जाके कागज लूट रही हैं, दूसरी तरफ वो चिट्ठियां लिख रही हैं। खतरा दो तरफा है सर। अब जो वहां पर बंगाल की राजनीतिक जमीन पर जो समीकरण बन रहे हैं, ये साफ है कि इस बार संभवतः काफी दिनों के बाद और पहली बार ऐसा होगा कि ट्रायंगल फाइट होनी है वेस्ट बंगाल में। कम्युनिस्ट, कांग्रेस, ओवैसी और ये जो आपका था हुमायूं कबीर, इनका एक अलग पूल है। मैं ये कहता हूं कि आज भी मुसलमान ज्यादातर टीएमसी के साथ होगा, मैं ये मानता हूं। लेकिन मैं उसी के साथ ये भी मानता हूं कि अगर 3 से 4% का डेंट अगर लग गया तृणमूल के मुसलमान वोटों का, तो वो बीजेपी का जो वोटर है वो तो इंटैक्ट है, उसमें कहीं कोई परिवर्तन नहीं हुआ, उसने अपना वोट प्रतिशत लगातार मेंटेन किया है। जबकि आप देखिए तो ममता बनर्जी का वोट परसेंटेज कम हुआ है। तो ये जो 3-4% का अगर डेंट आ गया तो एक तरफ टीएमसी का जो हिंदू वोटर था उसके खसकने की एक पूरी ग्राउंड तैयार है, और वो उसी बंगाली सेंटिमेंट पर जिसको ये अपना खेल बनाते रहे, इससे पहले कम्युनिस्टों ने उसको अपने खेल के तौर पर इस्तेमाल किया। दूसरी तरफ मुसलमान वोटों का 3-4% का डेंट। सर अगर 3%, मैं कहता हूं टीएमसी के मौजूदा हिंदू वोटरों में से 3% और टीएमसी के मौजूदा मुसलमान वोटरों में से 3%, अगर ये 3% खिसक के लेफ्ट और कांग्रेस के और ओवैसी के पूल में जाता है और ये 3% हिंदू वोट आ जाता है बीजेपी के पास, आप समीकरण देखिए। और तब जबकि अब इनके फर्जी फ्रॉड करने के रास्ते काफी हद तक कंट्रोल किए जा चुके हैं। यही कारण है कि ममता ने अपनी स्ट्रेटजी बदली और वो गुंडई पे उतर आई। उन्होंने एक तरह से 2 काम किया है। टीएमसी का जो काडर था, जो कि मोरल इसका एकदम बैठ चुका था, उसको पता था कि एंटी इनकम्बेंसी इतनी हार्ड है और अब हम शायद ही बीजेपी को रोक पाए, तो उसके अंदर इन्होंने जान भरी कि मैं ताकत से लड़ लूंगी, मैं ईडी को भी धमका लूंगी, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी पंगा ले लूंगी। और निश्चित तौर पर इन घटना के बाद ये जो अराजकता किया है ममता बनर्जी ने, उनके टीएमसी के काडर में थोड़ा सा पेट्रोल पानी आया है, शोल्डर थोड़े से ऊंचे हुए जो झुक गए थे। एक चीज ये। दूसरा, ये कांड करके गुंडई वाला ममता बनर्जी ने बंगाल के वोटरों को भी संकेत दिया है कि मेरे में अभी दम बाकी है, मैं गुंडई करूंगी। अगर तुमने मुझे वोट नहीं दिया तो जिस तरीके से चुनाव के बाद की हिंसा
भाजपाई वोटरों के साथ चलती थी, उसका भी इन्होंने संकेत दिया। 2 चीज। तीसरी चीज, अंतिम बात मैं आपको बताऊं सर, इसमें और क्या किया है ममता बनर्जी ने। ममता बनर्जी ने एक कोशिश ये भी किया है कि चूंकि इलेक्शन कमीशन बहुत एग्रेसिवली इलेक्शन मैनेजमेंट करने जा रहा है, जैसे कि उसने अर्बन एरिया में भी ये इंतजाम किया है कि जो सोसाइटीज हैं, जो अपार्टमेंट हैं, वहां भी छोटे बूथ बनाएंगे, यानी जहां वोटर नहीं निकलता था उसको जरूर निकालेंगे। शुभेंदु अधिकारी के पर हुए हमले के बाद आप देखिए उसका काउंटर क्या हुआ है। उसका काउंटर यह हुआ कि शुभेंदु उसी रूट पर फिर निकले हैं और उनके साथ जो भीड़ निकली है। तो एक तरफ धमकाना, दूसरी तरफ अपने आप को लड़ाकू दिखाना, ये एक कोशिश किया है। अब ऐसे में केवल और केवल सर मैं कहता हूं कि अगर साफ सुथरा चुनाव 100% नहीं, लेकिन जितनी गुंडई करती थी टीएमसी, अगर उसकी गुंडई में और उसके इलेक्शन रिगिंग में 10% की कमी अगर आ गई, तो 3% हिंदुओं का टीएमसी से हटना, मैं बहुत विनम्रता से छोटी फिगर अंडर एस्टिमेट कर रहा हूं, 3% हटना, मुसलमानों का 3% निकलना, 6%, 10% भी अगर साफ सुथरा चुनाव हो गया पहले की तुलना में, तो ममता बनर्जी का गेम बिल्कुल खत्म है। और यही वजह है कि ममता बनर्जी अब एक दूसरे तरह की राजनीति पर उतर आई हैं, थेथरई की राजनीति जिसे आप कह सकते हैं। देखिए, अभी उन्होंने बहुत ही बढ़िया आपने कह दिया, वैसे वो दूसरा सवाल था, लेकिन आपने इतना विस्तृत तरीके से समझाया उस पूरी पॉलिसी को। चूंकि ममता बनर्जी ने अपने उस वोटर को बचाने के लिए ये भी आरोप लगाया है कि सरकार जो है, केंद्र सरकार हमको मदद नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल एकदम ताजा अटैक है। उन्होंने कहा कि साहब, ये जो आइकॉनिक मेला है, इसके खिलाफ केंद्र सरकार जो है कभी कुछ नहीं करती। कभी तो इसके मुकाबले वो किसी दिन आएगी, मैं ऐसा उम्मीद करती हूं, क्योंकि इंडिया, ये जो भारत सरकार है, ये गंगा सागर की बजाय, जिसको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिल चुकी है, वो कुंभ मेले के मुकाबले कुछ भी नहीं करती है। यानी जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो तो बिल्कुल नहीं मिलती। और जो कि ये सब उन्होंने इसीलिए किया क्योंकि वो बताना चाहती हैं कि साहब वो जो है मेला का इक्विटेबल जो है वो दिया जाए उनको। वो ये कहना चाहती थी कि भाई साहब उन्होंने क्या क्या किया पूरा बताया। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग ये है कि माफ कीजिए, गुंडई जरूर की उन्होंने, लेकिन एक खतरा भी मोल ले लिया है। क्योंकि आज जो है हम स्क्रीन पे आपको दिखा रहे हैं दोस्तों, ये देखिएगा कितना बहुत ही इंटरेस्टिंग स्क्रीन है। ये देखिए, ये आपको दिखेगा कि किस तरह से यहाँ ये आपको दिख गया होगा कि वो करा रहे हैं, बाकायदा बारन बेंच का है ये बता रहे हैं कि वो अब जो आज जो सुनवाई हो रही है वो किसमें हो रही है? ऑन कैमरा सुनवाई हो रही है, इन कैमरा प्रोसीडिंग होगी। और यही जो है सबसे बड़ा खेल उनका बिगड़ना शुरू होता है। क्योंकि अगर आप अब आज गुंडई करें या पहुंच गए तो लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से खेल खराब होगा, इसमें कोई वो नहीं है। तो आपको क्या लग रहा है कि जिस तरह से केंद्र सरकार अभी भी धीमे चल रही है, अभी भी वो उनके लोगों को ये यकीन दिला पाना, आपको कैसे लगता है कि कैसे यकीन दिला रही होगी बीजेपी अपने वोटर्स को कि आप डरो मत, हम आपके साथ खड़े हैं? क्योंकि पिछली बार तो खड़े नहीं थे, तो इस बार कैसे खड़े होंगे, ये सवाल भी आएगा। और ममता बनर्जी शायद वोटर्स के उसी छिपे हुए डर को पकड़ना चाहती हैं, क्योंकि वो डरा नहीं था, लोकसभा चुनाव में भी नहीं डरा वो। जबकि ऐसा लग रहा था हम जैसे लोगों को, सीट घट गई, लोगों को दिखेगा कि साहब सीट घट गई, साहब ये हो गया, लेकिन वोट परसेंटेज बढ़ गया, 0.7 ही बढ़ा, लेकिन बढ़ा उसका 2% गिरा, उसका टीएमसी का गिरा। तो आपको क्या लगता है कि ये जो शह और मात का खेल चल रहा है ना? और मोदी अभी कहीं स्क्रीन पे नहीं है। मोदी ने इस बार आप देखेंगे, ममता बनर्जी बार बार मोदी को खींचना चाहती है, हर बात में खींचना चाहती है मोदी, लेकिन अभी नहीं, अभी अमित शाह पर्दे पर है। तो ये रणनीति क्या है बीजेपी? बिल्कुल सर, एक चीज इससे पहले यहां आते हैं, लेकिन इससे पहले देखिए आप कि किस तरीके से ट्रैप में फंसी हैं ममता बनर्जी या फंसने पर मजबूर हुई हैं। साहब, कोयला घोटाले के मामले में आईपैक पे तो ईडी गई थी, और ईडी क्रिमिनल ऑफेंसेस की जांच तो करती नहीं। ईडी तो भैया पैसा पकड़ती है, पैसे का चाल चलन पकड़ती है।
आप किसी आर्थिक भ्रष्टाचारी को फांसी पर तो लटका नहीं सकते भाई, उसको कितना होगा, 7 साल की सजा होती है, इससे ज्यादा का क्या होता है। इसलिए बड़े बड़े आर्थिक भ्रष्टाचारी कहते हैं ठीक है यार, 7 साल जेल में निकाल लेंगे, फिर निकल के आएंगे, अपना करोड़ों का मामला तो आ ही जाएगा, कितना रिकवर कर लेगी एजेंसियां। लेकिन ममता बनर्जी कैसे ट्रैप में फंसी है, ये गुंडई करके, ये लूट करके इन्होंने ईडी के हाथ में ये हथियार दे दिया कि वो अब कह रही है सीबीआई इंक्वायरी कराओ। और सीबीआई तो सर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, लूट, छिनैती, कोई चीज लेके भागना, काम में बाधा पहुंचाना, ये तो सब क्रिमिनल ऑफेंस है सर। और क्रिमिनल ऑफेंस में सीबीआई का एंटर हो जाना, और आज नहीं तो कल इस केस में सीबीआई आएगी। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी सेंट्रल एजेंसी ईडी को यह मौका दिया है कि तुम अदालत जाओ, काम करते हुए दिखो। अदालतें भी आज ऑन कैमरा सुनवाई करने के लिए तैयार हुई है ना सर। क्यों? ये वही अदालत है ना, उत्तराखंड के मामले में 356 लगाया और उठा के पटक दिया। लेकिन कल को वही जुडिशरी, जिसकी खिड़की भी अब आज के दौर में खुलने पर मजबूर हुई है, और वो बाहर के तापमान को नापती है और कहती है एक तरफा अब कोई फैसला नहीं आता, और बदले दिनों में हाल के दिनों में एक दूसरे तरह का इन्वायरमेंट भी जुडिशरी से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है वर्तमान सीजीआई के बाद। तो ऐसे में ममता बनर्जी न चाहते हुए भी अमित शाह के ट्रैप में फंस चुकी है। अब वो जान गई हैं, और यही वजह था कि उन्होंने देखिए कितना सस्ता खेल किया। जिस दिन आईपैक के यहाँ ईडी का रेड पड़ रहा था और ममता बनर्जी वहां गुंडई करने गई थी, उस समय तक वो विनीत जैन, अगर मैं नाम गलत नहीं ले रहा हूं तो विनीत जैन ही नाम है शायद, वो विनीत जैन जिसके ऑफिस और जिसके घर पर रेड पड़ रही थी, वो एक थर्ड पार्टी ऑफिस था, एक कारोबारी का ऑफिस था। ममता बनर्जी कहीं से भी, प्रतीक जैन, सॉरी, प्रतीक जैन, प्रतीक जैन का ऑफिस एक थर्ड पार्टी ऑफिस था, उसका कहीं से भी टीएमसी से कोई रिश्ता नहीं निकाला जा सकता था। टेक्निकली बिल्कुल साफ, ममता बनर्जी ये कहीं से भी स्टैंड नहीं ले सकती थी, जैसा कि उन्होंने उस दिन कहा फ्रॉड तरीके से नीले वाली फाइल दिखा के कि हमारा कैंडिडेट का लिस्ट था। अरे तुम्हारे कैंडिडेट का लिस्ट एक सीए या एक मैनेजमेंट करने वाली कंपनी के ऑफिस में क्या कर रहा था भाई? वो तो टीएमसी के प्रदेश कार्यालय पर होना चाहिए था ना। तो क्या तुम्हारी पार्टी जो है वो किसी थर्ड पार्टी के ऑफिस से चल रही है? कितने बचपना का गेम है जब ममता बनर्जी के लीगल सलाहकारों ने बताया होगा दीदी ये तो खेला हो गया, ये तो फंस गई आप अमित शाह के ट्रैप में, आपने जो उठाया है वो तो थर्ड पार्टी का ऑफिस है। अगले दिन उन्होंने उस प्रतीक जैन को तृणमूल कांग्रेस के मीडिया सेल का चीफ बना दिया, ताकि वो ये संबंध स्थापित कर पाए कि एज ए मीडिया सेल चीफ प्रतीक जैन के उस ऑफिस में टीएमसी का दावा बनता है, वो टीएमसी का ही प्रेमाइसिस है। लेकिन आप याद कीजिए जिस दिन उन्होंने कलकत्ता हाई कोर्ट में अपनी गुंडई कराई थी और पूरे टीएमसी के लोगों को भेज दिया था और वहां हंगामा किया था और तारीख देनी पड़ी थी 14, जो कि आज सुनवाई हो रही है। उस दिन कोर्ट ने क्या कहा था? जो मैडम जज थी उन्होंने ये कहा था कि भीड़ भाड़ है, आवाज सुनाई नहीं दे रही है, मुझे कुछ भी सुनाई नहीं, यहां तक कि बेंच भी नहीं पहुंच पाए थे, वहां पर वकीलों का पैनल भी नहीं पहुंच पाया था, इतना अराजकता करा दिया था। लेकिन उन्होंने कहा था कि लिख के ले आओ। अब आज जब कैमरे के सामने सुनवाई चल रही है और कोर्ट ने कहा था कि सब कुछ लिख के लाओ, तो क्या अब ये बात पेपर पर जस्टिफाई नहीं होगी कि जिस दिन प्रतीक जैन के ऑफिस में रेड पड़ी थी उस दिन तक प्रतीक जैन और वो ऑफिस कहीं से भी ऑफिशियली तृणमूल कांग्रेस पार्टी को बिलोंग नहीं करता था। यानी ममता बनर्जी के ऊपर अब ये आरोप कि आपने ईडी के काम में बाधा पहुंचाई, कागज हथियाए, सबूत नष्ट किए, छिनैती, डकैती, ये तो धाराएं अब जब एफआईआर का ऑर्डर हो जाएगा तब ईडी वहां पेश करेगी और वकील तय करेंगे कि कौन कौन सी धाराएं लगनी है। सवाल ये होता है सर, ये ट्रैप ऐसा है जिसमें ममता बनर्जी अच्छे से फंसी है, और यही वजह है कि वो सारी तरफ से होता क्या है ना, जब आप सारे उपाय, अब वो उदाहरण मुझे लगता है कि मैं दूं कि न दूं, लेकिन जब कोई मरीज बेचारा, डॉक्टर भी जवाब दे देता है, परिजनों को भी अब लग जाता है, तो डॉक्टर भी एक लेवल के बाद कहता है, ऐसे कई घटनाओं में, हालांकि सबको दीर्घायु करे ईश्वर, लेकिन डॉक्टर भी कहता है कि ऐसा है, अब इनको घर ले जाइए, राम नाम जपिए, इनकी सेवा करिए। ममता बनर्जी के राजनीति की भी यही चरण आ चुका है।
ममता बनर्जी एसआईआर के बाद जब उन्होंने जान लिया कि हमारे फर्जी अब्दुल, रबीना, रकीना, शकीना, अब इनसे काम नहीं चलना, इनका कोई सहयोग नहीं मिलना। जब उन्होंने जान लिया कि हमारे मुसलमान वोट बैंक में भी 3-4% का डेंट लगाने के लिए सामान तैयार है, जब उन्होंने जान लिया कि बांग्लादेश से आ रहे एक एक वीडियो ने अपना काम कर दिया है और अब पहली बार वेस्ट बंगाल में बंगाली सेंटिमेंट के जरिए ही हम हिंदू कैसे बचेंगे इस बारे में भी सोचना शुरू किया, और तृणमूल का जो हिंदू वोट बैंक था उसमें भी डेंट लग चुका है, तब उन्होंने बिल्कुल अब राम नाम लेना शुरू किया है। और एक तरह से कह सकते हैं आपकी अंतिम सेवा, वो जो गुंडई वाली इनकी छवि कि अब हम तुम्हें, जैसे होता ना जब सब कुछ आदमी का लूट जाता है, सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तो फिर वो अचानक अराजकता पर आ जाता है। लेकिन अब यहां पर मैंने जो एक बात कही आपसे और आपने वो सवाल उठाया कि ममता बनर्जी ने अपना दांव चल दिया है आखिरी, डराने का, अराजकता का, लड़ाई का। क्या हिंदू निडर होगा बंगाल का वोटर? सर ये अकेले, मैंने पिछले अभी जिक्र किया शुभेंदु अधिकारी के ऊपर जब हमला हुआ रात के 8 बजे, नेक्स्ट डे, और ये मुझे मूव बड़ा अच्छा लगा और इसने बहुत ज्यादा शक्ति दिया है उस डर को कंट्रोल करने में। शुभेंदु अधिकारी का दूसरे दिन एक बड़ी भीड़ के साथ, और भीड़ स्वतः भीड़ थी, वो कार्यकर्ताओं की भीड़ नहीं है केवल, एक स्वतः हिंदुओं की भीड़ थी जो शुभेंदु अधिकारी को सपोर्ट करते हुए आगे चल रही थी। निश्चित तौर पर सर ये डर कंट्रोल में आया है। और एक चीज और सर, जो कुछ भी बांग्लादेश में, बार बार कह रहा हूं, इसका इतना जबरदस्त अंडर करंट है और उसने बंगाल के हिंदुओं के अंदर ये बात पहुंचाई है कि ये अब नहीं तो कभी नहीं, जान का सवाल है, अस्मिता का सवाल है, तुम्हारे बचने न बचने का सवाल है। इसलिए उठो, जागो और अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले मत रुको। ये कितना भी गुंडई करती जाए, लेकिन बंगाल का वोटर जब जो पहले की अपेक्षा, जैसे आपने कहा लोकसभा में नहीं उम्मीद थी लेकिन वो निकला, ठीक वही स्थिति यहां भी है। हाँ, ममता बनर्जी लगातार अराजकता करने का प्रयास करेंगी। अब एक अपेक्षा निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी से रह जाती है कि, और उसी के साथ इलेक्शन कमीशन से भी एक अपेक्षा रह जाती है। हालांकि अभी मुझे लगता है कि ये वाला इलेक्शन भी कम से कम 7-8 चरणों से कम में होगा नहीं। ये तो व्यवस्था इलेक्शन कमीशन ने पहले से ही कर दिया है बंगाल की स्थिति देखते हुए। भाजपा को इस बार अपने वोटरों के साथ खड़ा होना होगा। शुभेंदु अधिकारी ये संकेत दे रहे हैं, एक ये संतोष की बात है। दूसरा, एक जो वहां गिड पर और ढोलापन चल रहा था, ये बोस जो थे, वो बोस इधर उधर चले गए थे, क्या नाम है उनका, नाम नहीं याद आ रहा है वो, हाँ उनके, तो वो जो है इस बार अब, हाँ सुभाष चंद्र बोस की फैमिली से आने वाले, वो कभी उनका तो आए बाएं सा था, पता नहीं क्या, मुझे तो कई बार लगा ये कौन सा चुनाव है। तो वो अब एक तरह से दिखाई देने लगे हैं। दूसरा, अमित शाह जी ने जो लीड लिया है, और आपने बड़ा अच्छा कहा कि अभी तो बड़े मियाँ बाकी ही हैं, तो बड़े मियाँ जब आएंगे तो वो एक मोराल ऊपर करते ही हैं। और ये तो निश्चित है सर कि कोई भी चुनाव हो, नगर निकाय का चुनाव हो चाहे विधानसभा का हो, मोदी का एक अपना एक चंक है जो वो टॉप अप ले जाके कर देते हैं। और उसके बाद मुझे लगता है कि बिहार की तर्ज पर इस बार योगी आदित्यनाथ जी भी बंगाल में बहुत जबरदस्त तरीके से रैलियां करेंगे। तो ये सारी चीजें निडरता के उस तरफ लेके जाएंगी। अब इसमें इलेक्शन कमीशन अपनी अच्छे तरीके से इलेक्शन करा ले, सेंट्रल फोर्सेस अच्छी संख्या में आ जाएं, तो मुझे लगता है कि बंगाल के वोटर ने एक बदलाव की ठान ली है। और एक अंतिम बात सर, बंगाल का जो वोटिंग पैटर्न है, वहां के मतदाता का जो व्यवहार है, वो रोटी पलटता तो है, लेकिन रोटी पलट के इतनी देर तक इंतजार करता है, समय देता है कि भले वो नीचे से रोटी जल जाए। ऐसा नहीं है कि हर 5-5 साल में वोट रोटी पलट देता। आप याद करिए कि जब उसने कांग्रेस को हटाया सत्ता से और लेफ्ट को ले आई, तो 30 साल लगे उसको, लेफ्ट को बर्दाश्त करती रही बंगाल की जनता, और 30 साल के बाद पलटा और ममता बनर्जी को लाई। ममता बनर्जी को कितने साल हो गए? 15 साल। सर 30 साल पहले सोशल मीडिया नहीं था, 2014 जैसा केंद्र में माहौल नहीं था, हिंदू जागरण इतना नहीं था, हिंदू आइडेंटिटी की ये पहचान इतनी नहीं थी, पैन इंडिया सनातन और हिंदू
जो समर्थन एक तरह से है, जो एक जागरण है, वो नहीं था। तो सर ये बताइए 30 साल के बाद जो एक बदलाव हुआ, अब वो बदलाव की रफ्तार इन सारी वजहों से दोगुनी हुई है। तो 15 साल एंटी इनकम्बेंसी, 15 साल का शासन। तो पहला बदलाव 30 साल में, दूसरा 15 में, क्योंकि स्पीड ज्यादा हो गई है, केंद्र में भी एक दूसरे तरह का माहौल है। ममता बनर्जी का ये नंबर अब सीधे सीधे उसी तरफ जाता है। और बंगाल जब एक तरफ पलटता है ना सर, तो बिल्कुल साफ कर देता है। आप देखिए लेफ्ट को किस तरीके से साफ किया। तो ये जमीन भी ममता बनर्जी के खिलाफ तैयार हो गई है। तो मुझे लगता है कि निडरता में उतनी कमी नहीं आएगी जितनी कमी पहले हम लोगों ने देखा है, क्योंकि इसके उदाहरण भी अब आगे हैं। आर और पार की लड़ाई है, ये वेस्ट बंगाल की जनता ने तय कर लिया। अच्छा, ममता बनर्जी ने फिर एसआईआर पर ही बोल रही है। उनको 58 लाख लोगों के लिए वो कह रही थी, मैं ऐसे ही बयान देख रहा था, बड़ा इंटरेस्टिंग बयान दे रही थी। कह रही कि अपराधी जो कातिल होता है ना, उसको भी बचाव का मौका दिया जाता है। 58 साल के तो किसी को नहीं दिया गया, 58 उसमें। और उससे भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात, एक आदमी वहां पहुंच गया, 28 साल से वो फरार था वहां से, मतलब गायब हो गया। उसके घर वालों ने सोचा मर गया मौलवी साहब, पता चला वो तो मुजफ्फरनगर से ही पहुंचे हैं एसआईआर के लिए, क्योंकि कागज चाहिए। तो उनको तो ये जो खेल है, आपको लगता है कि एसआईआर ही बदल रहा है? ममता का डर चाहे कुछ भी हो, चाहे वो कहानियां कुछ भी कह रही हो, लेकिन उनका जो असली काम है वो एसआईआर का ही है। एसआईआर ही उनको डरा रहा है। वो कह रहे कि सर किसी को ये कह रहे कि if the 54 lakh who have been deleted unilaterally can fill form 6 for form 8, but no one know who figure in this deleted list. The election commission has not shared this list with any party. BJP might have received it. If you do not reveal whose name has been deleted, how will people know? Many are sitting without worry, assuming their name and is still on the voter list. The draft list that was recently released run into thousands of pages. It is physically impossible for people to go through such massive list. She said in a press in a Nabanna. अगर कोई उनसे पूछे कि इतना आसान तरीका है, ऐसे तो पूरे देश में नहीं, यूपी में तो करोड़ों है, तुम्हारी आबादी से ज्यादा है, तो उनका तो किसी का नाम पता ही नहीं चलेगा। फिर बीएलओ क्या कर रहे हैं? वो ये झूठ बोल के किसको मतलब बनाना चाहती हैं? वो अपने ही वोटर्स को यकीन दिलाना चाहती है या किसी और को भी? कुछ नहीं सर, ये किसको मूर्ख बना रही है ममता बनर्जी? इलेक्शन कमीशन ने ड्राफ्ट जारी होने के बाद, यूपी में भी, तो आपने सही कहा, यूपी में भी ड्राफ्ट जारी हुआ। अरे भाई, आप नेट पे एपिक नंबर डाल के खोज सकते हो। अगर चलो आप उस लायक भी नहीं हो, नेट पर नहीं खोज सकते हो, तो बाकायदे 6 डिजिट का एक एसएमएस नंबर इलेक्शन कमीशन ने जारी किया है। आप उस एसएमएस पर एपिक नंबर स्पेस देके और लिख दीजिए और उस पर एसएमएस कर दीजिए। सेकंड्स के अंतर पर वो आपको आ जा रहा है कि ड्राफ्ट में आपका नाम है कि नहीं। अगर आपका नाम नहीं है तो आप जाइए फॉर्म 6 हथियाइए, कागज लगाइए, करिए। ममता बनर्जी किसको मूर्ख बना रही है सर? दरअसल ममता बनर्जी और किसी को मूर्ख नहीं बना रही है, झूठ का तकिया लगा के सोने की कोशिश कर रही है। झूठ का तकिया लगा के सोने की कोशिश कर रही हैं। और ऐसा ही वो इसलिए कर रही है। ममता बनर्जी अगर इतनी कॉन्फिडेंट हैं तो चुप होकर बैठ जाए ना, लड़ें इलेक्शन। अगर वो ममता बनर्जी ये सोच रही है कि उन्होंने हिंदुओं को हड़का लिया है, मुसलमान उनके साथ डट के खड़ा हुआ है, तो काम खत्म करें ना। इसका मतलब क्या है? ये 58 लाख में अकेले सारे उनके वोटर थे क्या? अरे भाई, इसमें जो दिवंगत हो गए वो भी तो हैं, जो माइग्रेट कर गए वो भी तो हैं। आप पूरा ध्यान उस पर क्यों नहीं लगाती? 1,68,00,000 जिनके दादा और नाती के बीच में 35 साल का उम्र का गैप है, ये अब्दुल रजिया के फॉर्म क्यों नहीं भरवाती हैं आप? इलेक्शन कमीशन तो कह रहा है ना, आओ दावा पेश करो, और दावा पेश करो, कागज लाओ, जमा करो। ये वही वेस्ट बंगाल है जिसमें इन्होंने कहा था कि वह कानून हम लागू नहीं करेंगे, और चुपचाप आधी रात को लागू किया, और हालत मुसलमानों की ये कर दी कि 9% भी वक्फ प्रॉपर्टी लोएस्ट कंट्री में सबसे लोएस्ट है अपलोड करने में, क्योंकि अंत समय तक इन्होंने उसको वहां लागू ही नहीं किया था। उम्मीद पोर्टल पे बमुश्किल 9 से 12% प्रॉपर्टी अपलोड करा पाए हैं वेस्ट बंगाल में वक्फ वाले। तो ममता बनर्जी एक तरफ, दूसरा ये हुमायूं कबीर और ओवैसी इस बात को इलेक्शन कमीशन ये चुनाव प्रचार में उठाएंगे नहीं। ममता बनर्जी ने बंगाल के मुसलमानों को, हिंदुओं को तो छोड़ दीजिए,
इस महिला ने तो मुसलमानों के साथ इतना बड़ा धोखा किया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि ओवैसी छोड़ेंगे नहीं। ओवैसी हर चुनावी सभा में ये बताएंगे कि किस तरीके से वक्फ पर ममता बनर्जी ने मुसलमानों को धोखा दिया है। भाई मैं कहता हूं कि पहले लागू कर दिया होता तो रो पीट के, वैसे भी इनके पास कागज नहीं है, ऑन एवरेज 30 से 35% ही प्रॉपर्टी वक्फ पे अपलोड हो पाई है। टाइम अब उसका खत्म हो गया, अब उसके बाद दावे जाएंगे, प्रति दावे जाएंगे। लेकिन ममता बनर्जी ने वो टाइम ही नहीं दिया बंगाल के मुसलमानों को। अभी तो ये मुद्दा भी आएगा सर। तो ममता बनर्जी केवल झूठ का तकिया लगा के सोने की कोशिश कर रही हैं, फर्जी नाखून लगा के डराने की कोशिश कर रही हैं, दंत विहीन हो चुकी हैं। इनके काडर में थोड़ा बहुत इन्होंने ये गुंडे करके, लेकिन अब जिस तरीके से ये कार्रवाई चले और ईडी निश्चित तौर पर ये लड़ाई आगे बढ़ाएगी और कानूनी रूप से पूरी तरह फंस चुकी हैं। कल को सीबीआई जांच होगी, इनके ऊपर लूट उट का आरोप लगेगा सर। ईडी तो ये भी जैसे नहीं होता है, किसी से झगड़ा होता है, वकील साहब लोग ज्ञान देते हैं कि एक काम करो, लिखो कि घर पर आए चढ़ने और जान से मारने का मतलब हिंसक का हमारे ऊपर हत्या का कोशिश किया और उसी के साथ 4 तोले की चैन और मेरी घड़ी और पर्स ये ले गए ताकि लूट का मामला बन जाए। ये तो मतलब बड़ा आराम से है। तो आप मुझे ये बताइए, कल को ईडी एफआईआर का जब समय आया, ईडी के किसी अधिकारी ने कहे कि साहब हमारे हाथ की घड़ी और हमारे पर्स जिसमें 7,885 रुपए थे और 4 तोले की हमारी चैन, ये लूट के ले गई ममता बनर्जी। और पूरी देश ने देखा है, पूरी मीडिया ने दिखाया है कि ममता बनर्जी किस तरीके से उनके लोग उनके पुलिस के सामने और उठा उठा के फाइलें ले जा रहे थे। तो जब फाइलें ले जा रहे थे हाथों में भर के, तो जेब में 4 तोले की चैन और पर्स और घड़ी और मोबाइल भी ले जा सकते हैं। मोबाइल मान लीजिए नहीं ले होगा तो ये भी हो सकता है। ममता बनर्जी सर लूट के आरोप में क्यों नहीं गिरफ्तार हो सकती हैं? ममता बनर्जी ये जान रही हैं कि उन्होंने क्या कांड कर दिया है। तो ममता बनर्जी झूठ का तकिया लगा के सोने की कोशिश कर रही हैं। चलिए अभी अवनीश जी ने बड़ा अच्छे से बताया है। हम लोग ये भी इंतजार करेंगे, अभी अदालत में भी मुझे नहीं लगता कि ममता बनर्जी को कोई मदद मिलने जा रही है। कोई ना कोई एफआईआर होने जरूर जाएगी, क्योंकि ईडी सेंट्रल एजेंसी है, उसके ऊपर आप जांच को नहीं रोक सकते हैं, आप उसकी जांच को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अब ये देखते हैं कि होगा क्या, लेकिन फिलहाल तो अवनीश जी ने बता ही दिया कि एसआईआर से डर के राम राम रट रही हैं। तो आज के लिए इतना ही। अवनीश जी आप जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम दर्शकों से अनुरोध है, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और प्रारब्ध को भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो जर आज के लिए इतना ही। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। नमस्कार सर, प्रणाम। प्रणाम।